हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं अपने कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, हम लोग अभी अपना पहला वीडियो कवर कर चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अम्ल क्या होता है ना। अम्ल क्या होता है, तो मैंने अम्ल की साधारण परिभाषा भी बताई थी। फिर अम्ल को आर्नियस ने कैसे समझाया, मैंने ये भी बताया था। यदि आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्ल के भौतिक गुण से, कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते हैं कि अम्ल को हम स्वाद करके देखते हैं। यदि स्वाद करने के बाद हमें यह पता चलता है कि यदि खट्टा है, यानी उस चीज, जिस भी चीज को हमें चेक करना है कि वो अम्ल है कि क्या है, तो आप उसको टेस्ट करके देखो, स्वाद करके देखो। यदि वह खट्टा होगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल, है ना। अम्ल के एक खट्टे से हम पता लगा सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उसका जलीय विलयन करके देखो। अगर जल में H+ आयन देता है तो वह क्या कहलाता है, अम्ल। ये किसने कहा था हमें, आर्नियस ने कहा था। लेकिन हम साधारणता अगर हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे कि उसको टेस्ट करके देखेंगे कि वो खट्टे हैं कि नहीं। यदि वह खट्टे होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, अम्ल। दूसरी चीज क्या है, नीला लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करना। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है ना। हम अपनी प्रयोगशाला में जाकर देखें, लिटमस पेपर हमारी प्रयोगशाला में रखा रहता है लेबोरेटरीज में। तो अगर उसको आप अम्ल में डालोगे, नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो किसमें परिवर्तित कर देगा, उसे लाल में परिवर्तित कर देगा। इसे याद करने का एक अच्छा तरीका आप कैसे याद कर सकते हो, अनिल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। दूसरा हम देखते हैं, अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सुचालक का यहां पर मतलब क्या है, देखिए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो अम्ल में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या, आयंस का पाया जाना। यदि आयन होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अम्ल में हमने देखा H+ आयन होते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, तो यानी वहां पर विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। चौथा क्या है, पीएच पैमाने पर मान। तो हमने देखा अम्ल का पीएच पैमाने पर मान 0 से लेकर 7 के बीच में रहता है। तो इसी के आधारित पर हमने अम्ल को फिर 2 प्रकार से बांटा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिनका पीएच मान 0, 1, 2, 3, यानी जिनमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस अधिक होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। उन्हें क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। तो वह हमारे पदार्थ जिनमें H+ आयंस की मात्रा अधिक होगी, उनको हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। और इनका पीएच पैमाने पर मान क्या होता है, 0, 1, 2, 3। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जिनका पीएच पैमाने पर मान होगा 4 से लेकर 7 तक, जिनका पीएच पैमाने पर मान होगा 4 से लेकर 7 तक, और इनमें H+ आयंस की मात्रा कम पाई जाती है, H+ आयन की मात्रा कम पाई जाती है, तो वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। तो पीएच पैमाने पर, अगर हम पीएच पैमाने पर मान देखें तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि वह अम्ल प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। यानी पीएच पैमाने पर अगर 0 से 3 तक है तो मात्रा आ रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वह प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल में H+ आयंस की मात्रा अधिक होती है। यदि 3 से ज्यादा और 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में H+ आयंस की मात्रा कम होती है। आखिरी हमारी जो भौतिक गुण है वो है संक्षारक क्षमता। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि अम्ल के अंदर क्या होती है, संक्षारक क्षमता होती है। यानी अम्ल जो है जंग लगा सकता है। जैसे अगर किसी बर्तन में या किसी भी जगह पर आप ज्यादातर अम्ल रखो तो वहां पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। मैंने बताया था जिस बर्तन में हम गोलगप्पा खाते हैं, गोलगप्पा है ना, यानी फुल्की खाते हैं, तो जिनमें हम गोलगप्पे खाएं, फुल्की खाएं, तो वो जो हमें गोलगप्पे वाला जब हमें बर्तन देता है तो उसमें हम देखते हैं कि अक्सर काई सी लगी रहती है, जंग सी लगी रहती है। तो वो कुछ नहीं, वो संक्षारक क्षमता की वजह से, यानी जो पानी जो होता है गोलगप्पे का, वो क्या है, अम्लीय है, और वो क्या करता है, उस बर्तन में संक्षारण कर देता है, यानी उसमें जंग लगा देता है। तो अम्ल के पास संक्षारक क्षमता भी होती है। तो ये 5 हमारे क्या हो गए, भौतिक गुण। यानी खट्टे होंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलेंगे, अनिल से याद रख सकते हो आप, नीले को लाल, अम्ल, आम्ल, नीले को लाल, अनिल। विद्युत के सुचालक होते हैं,
पीएच पैमाने पर मान 0 से 7 होता है। अगर 0, 1, 2, 3 मान है तो हम कहेंगे कि वो प्रबल अम्ल है, और 4, 5, 6, 7 है तो हम कहेंगे दुर्बल अम्ल है। और अम्ल के पास क्या होती है, संक्षारक क्षमता भी पाई जाती है। तो ये हो गए हमारे भौतिक गुण। अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण। तो पहला गुण क्या है, अम्ल। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यदि कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, अम्ल भी कैसा होना चाहिए हमारा, तनु अम्ल होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि तनु अम्ल क्या है। तो ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो उनको क्या कहा जाता है, तनु अम्ल। अब पेपर में हमारे क्वेश्चन आता है कि तनु अम्ल बनाए कैसे जाते हैं। मतलब क्या आप पानी को अम्ल में डालते हो, क्या आप पानी को अम्ल में डालते हो या अम्ल को पानी में डालते हो। क्वेश्चन कई बार थोड़ा गौर से समझना, क्या आप पानी को अम्ल में डालते हो या फिर अम्ल को पानी में डालते हो। पेपर में कई बार पूछा जाता है यदि पानी को अम्ल में डाला जाए तो क्या होता है। यदि आप पानी को अम्ल में डाल दोगे तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत भयंकर ब्लास्ट हो जाएगा, यानी बहुत बड़ी आग निकलेगी। तो कभी भी आप पानी को अम्ल में मत डालना। क्वेश्चन आता है पेपर में, हमें हमेशा क्या करना है, अम्ल की एक एक दो दो बूंद पानी में डालनी रहती है जिससे आग ना लगे, जिससे ब्लास्ट ना हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कभी भी पानी को अम्ल में मत डालना। अम्ल रख लो और पानी ऊपर से डाल दो, ब्लास्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, पानी रखना है और पानी के अंदर एक एक बूंद अम्ल का डालना है। तो वह जो बनेगा वह क्या कहलाएगा, तनु अम्ल। तनु अम्ल कैसे बनता है, पानी में अम्ल की एक एक बूंद डाली जाए तो वह क्या बनता है, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल हमेशा धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया क्यों करता है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है HCl, जैसे मैंने यहां बताया था आपको HCl है ना। इसमें क्या होता है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं और बंध बना रखा है ना। तो ठीक वही चीज यहां पर हम देख रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूं, समझाता हूं कि अम्ल जो है कैसे धातुओं से अभिक्रिया करता है। देखिए ये मेरा क्या है HCl, ये क्या एक अम्ल है, HCl मेरा अम्ल है। और दूसरा मेरे पास क्या है, Zn क्या एक धातु है, जिंक क्या एक धातु, और ये क्या है धातु। धातु हर उस चीज को कहा जाता है जिसके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी देने के लिए मौजूद रहता है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को दान करके अपने ऊपर धनात्मक का चिन्ह बनाता है। तो यहां पर देखिए HCl है और क्या है Zn, तो ये हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। क्लोरीन कहेगा मैं जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं, मैं जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, या जिंक कहेगा कि तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो ना, क्लोरीन से कहेगा तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो और हाइड्रोजन को हटा दो। तो जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देगा, और क्या बन जाएगा ZnCl2। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लोरीन, क्योंकि जिंक तो धातु है, धातु के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दान करके अपने ऊपर धनात्मक बनाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। अब आप ये पूछ सकते हो सर जी क्या हाइड्रोजन के पास ज्यादा ताकत नहीं थी, जिंक ने उसे क्यों हटाया। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बताया सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी, इसमें ऊपर की तरफ जितने भी धातु हैं सब प्रबल हैं, यानी इनकी सक्रियता प्रबल है, बहुत तेजी से अभिक्रियाशील होते हैं। देखिए हाइड्रोजन नीचे आ रहा है और इससे ऊपर कौन है, जिंक। जिंक ऊपर है ना, तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कि हाइड्रोजन, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक आसानी से हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो जिंक आसानी से हाइड्रोजन को हटाकर खुद Cl के साथ बंध बना लेता है, आबंध बना लेगा, और क्या बन जाएगा ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब तनु अम्ल हर धातु से अभिक्रिया कर सकता है और लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहां पर आप देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे कह दिया कॉपर, ये Hg दे दिया या Ag दे दिया या Au दे दिया, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीजें, कहा कि क्या ये सभी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, या फिर आपकी अभिक्रिया दे दिया, मान लीजिए यहां पर दे दिया 2HCl प्लस Ag दे दिया सिल्वर, तो क्या यह अभिक्रिया होगी? यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर जो है हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर नीचे आता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं वह सभी हाइड्रोजन को हटाकर खुद उस स्थान पर बैठ जाते हैं और लवण बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो हमने पहला क्या देखा? पहला अम्ल का रासायनिक गुण क्या है कि तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस बनाता है। यहां पे वही धातु लवण बना पाएगा जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर आता है, जो धातु हाइड्रोजन के नीचे है वह लवण नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह अभिक्रियाशीलता में कमजोर है हाइड्रोजन के मुकाबले। दूसरी जगह हमने देखा Mg प्लस H2SO4, यहां पर भी क्या होगा? Mg ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी मैंगनीजियम ज्यादा अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो Mg क्या करेगा? खुद हट जाएगा। Mg क्या करेगा? H2 को हटा देगा, H2 को यहां से हटा देगा और SO4 के साथ खुद चला जाएगा, तो MgSO4 चला गया और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल के कह सकते हैं कि तनु अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां बोर्ड एग्जाम में आने वाले दो प्रश्न, पहला प्रश्न कि तनु अम्ल कैसे बनाया जाता है, क्या अम्ल को पानी में डाला जाता है कि पानी को अम्ल में डाला जाता है? तो एक बात ध्यान रखना, पानी पहले रख लेना और पानी में एक एक बूंद अम्ल की डालना, ठीक है, तनु अम्ल बनाने के लिए, है ना। और दूसरा, कौन अभिक्रिया करेगा कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो हमें कौन बताता है? सक्रियता श्रेणी। जो भी धातु हाइड्रोजन के ऊपर हैं वह सभी धातु हाइड्रोजन को हटाकर खुद उस स्थान पर बैठ जाएंगे और लवण बनाएंगे, और जो धातु हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वह कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बात समझ में आई। दूसरा रासायनिक गुण समझते हैं, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। बिल्कुल, अम्ल क्या करता है? क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि क्षार क्या होता है, अगले वीडियो में देखेंगे कि क्षार क्या होता है। अभी बस इतना ध्यान रखते हैं, यदि कभी भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो क्या बनाएगा? लवण और क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? लवण और क्या बनाएगा? जल। मैं आपको बताऊं एक छोटे से में, क्षार के पास क्या होता है? OH। क्षार के पास क्या होता है? OH नेगेटिव, OH ऋणात्मक। अम्ल के पास क्या होते हैं? H प्लस, और क्षार के पास क्या है? OH माइनस। इसीलिए H प्लस और OH माइनस मिलके लास्ट में H2O बना देते हैं। बाकी ये दोनों प्लस माइनस तो जुड़ गए भाई। यहां देखिए HCl, ये क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या है? क्षार है। HCl अम्ल है, NaOH क्या है? क्षार है। तो क्या होता है? ये H और ये OH ये दोनों अभिक्रिया करके जल बना देते हैं। H और OH दोनों अभिक्रिया करके जल बना देंगे, और Cl और NaCl ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? लवण। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब कभी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। लवण बनता है और जल। अब पूछो जल कैसे बनता है सर जी? तो मैं ये बताऊंगा कि अम्ल के पास क्या होते हैं? H प्लस आयंस होते हैं जो हट जाते हैं। क्षार के पास क्या होता है? OH माइनस आयन होते हैं, ये हटा दिए जाते हैं, और बाकी जो दोनों पदार्थ बने वो आपस में जुड़ के लवण बना देंगे, और H प्लस और OH माइनस ये दोनों निकालकर जल बना देंगे। तो हमें पहला क्या ध्यान रखना है? यदि अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो वह लवण और H2 गैस निकालेगा, और यदि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वह अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और जल बनाएगा। और पेपर में आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो जब कभी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो 2 रासायनिक गुण हमने समझे। तीसरा रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि धातु कार्बोनेट कैसे बनता है। धातु कार्बोनेट कैसे बनता है ये लिखी मैंने अभिक्रिया। देखिए कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल
H2CO3 ये क्या है, कार्बनिक अम्ल। इसको अगर किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे Ca के साथ मैंने अभिक्रिया कराया, हमें पहले से पता चल चुका है कि ये Ca ज्यादा अभिक्रियाशील है। यहां देखिए कैल्शियम क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये हाइड्रोजन को फटाक से भगा देगा, तो ये हाइड्रोजन को हटाकर खुद यहां पर आके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaCO3, ये क्या बन गया, कार्बोनेट। ये क्या बन गया, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की, अब कैल्शियम कार्बोनेट की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से। तो जब कभी भी कोई भी कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो भी क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O यानी जल बनाएगा। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि हमारा क्या है, CaCO3 है, ये HCl से अभिक्रिया है। अब आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Cl के साथ, Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा। भाई कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और यहां से क्या निकलेगा, CO3 निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, 2H निकलेगा। लेकिन ये CO3 अभी स्टेबल नहीं है, यानी इसका स्थायित्व ढंग से नहीं है। अगर ये अपने एक ऑक्सीजन को और त्याग दे तो ये क्या हो जाएगा, स्थायित्व में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, CO3 में से एक ऑक्सीजन को त्याग दिया और क्या बना दिया, CO2, यानी ये भी अब स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। और यहां पर हमारे पास क्या है, 2H है, 2H जो इसने ऑक्सीजन त्यागा वो ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो ऑक्सीजन इसने ले लिया तो क्या बना दिया, H2O, क्या बना दिया, H2O। तो यदि कभी धातु कार्बोनेट, अब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब हम पहले पूछे भाई धातु कार्बोनेट कैसे बनता है, तो हमने क्या ले लिया, H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में कोई भी धातु दे दिया, Ca लगा दिया हमने, तो Ca भाई सक्रियता श्रेणी में H से ऊपर है, तो H से ऊपर है तो हाइड्रोजन को फटाक से हटा देगा और खुद यहां पर आ जाएगा। तो CaCO3 यानी ये क्या बन गया हमारा, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किससे अभिक्रिया कराई, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां पर ये Ca जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया करा लेगा और CaCl2 बना देगा। अब ये जो CO2 बचा ये अपना एक ऑक्सीजन त्याग देगा, अपना एक ऑक्सीजन त्याग देगा और जब ऑक्सीजन त्याग के अपने आप को अच्छे से स्थायित्व में ले आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इसने O हटाया वो O किसने ले लिया, H ने। तो 2H पहले ही था, उसने एक और ऑक्सीजन लेकर क्या बना दिया, जल बना दिया। तो यदि धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। आखिरी हमारे पास क्या है, अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा, अम्ल यदि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और H2O बनाएगा। यानी यहां पर धातु के साथ क्या है, ऑक्साइड, यानी O फालतू है। भाई इस वाले में देखो अम्ल जो है धातु है, लेकिन यहां पर क्या, धातु का ऑक्साइड है यानी O फालतू है, तो वो O यहां से हटकर कहां चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस के पास, और क्या बना देगा, जल। तो यहां हम देखते हैं जैसे CaO ये क्या है, हमारा धातु का ऑक्साइड है, Ca क्या है, धातु, और O क्या है, ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, HCl से, HCl से अभिक्रिया करेगा यानी अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो हमें साफ साफ पता है Ca ज्यादा अभिक्रियाशील है, जाकर Cl के साथ जुड़ जाएगा तो CaCl2 बना देगा। यहां पर ये 2H बचा और ये 2H किसके साथ अभिक्रिया करेगा, O के साथ, O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, H2O। तो बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ गया। यहां पर सारा खेल सक्रियता श्रेणी का है, सक्रियता श्रेणी का सारा खेल है। सक्रियता श्रेणी में ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वह सभी हाइड्रोजन को हटा देते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी तत्व नीचे वाला दे दिया जाएगा और HCl दे दिया जाएगा, तो क्या यह अभिक्रिया होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, तो ये हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएंगे। यदि ऊपर का कोई भी मिला तो आप हटा देना, हाइड्रोजन को हटा देना और ऊपर वाला तत्व जोड़ देना। तो यहां तक आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ आया होगा। हमने आज क्या कवर किया, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं क्षार के साथ, और क्षार के भौतिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण। यदि आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।